आइए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है, बता सकते हैं कुछ? रेजोल्यूशन का मीनिंग हम लोग यहां से समझेंगे, टू ब्रेक अ वेक्टर, break a vector in two parts। मतलब समझ में आया? किसी एक वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे समझिएगा ध्यान से बात को, जैसे सपोज कीजिए कि पहले क्या होता था, हम लोग जो अभी तक पढ़ते आए, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा कि वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी है, और ए और बी को ऐड किए हम लोग तो रिजल्टेंट आर बना या सी बना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट आर बना। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स, इसको बोलते हैं कॉम कंपोनेंट कंपोनेंट वेक्टर। ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर, तो अब ये समझना है कि कंपोनेंट वेक्टर तो ये हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हमको यह समझना है कि कंपोनेंट वेक्टर के ऐड होने से रिजल्टेंट मिलता है हमको। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, रेजोल्यूशन मेथड में क्या करने वाले हैं कि रिजल्टेंट हमारे पास आर है, उसको हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में ब्रेक कर लेंगे। मतलब हमारे पास ये है, और इससे हम वेक्टर ए और बी निकालेंगे। पहले क्या करते थे कि वेक्टर ए और बी को ऐड करने से हम आर निकालते थे, लेकिन अब आर से हम ए और बी निकालेंगे, इसी को रिजॉल्व करना होता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि आर वेक्टर को हम क्या करेंगे, आर वेक्टर को दो अलग अलग कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर देंगे। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन मेथड बोलते हैं। मतलब टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो ए और बी में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है वेक्टर एडिशन का। उसमें क्या होता है, दो वेक्टर ऐड होते हैं तो नया रिजल्टेंट बनता है, और इसमें रिजल्टेंट को ब्रेक करते हैं तो दो अलग वेक्टर बनते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, जस्ट यहां देखिए, ये रिजल्टेंट को हम लोग ब्रेक करेंगे तो कहेंगे कि यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी ब्रोकन आउट टू फॉर्म टू component वेक्टर्स, दो अलग अलग वेक्टर्स बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस हो गए, इसको हम लोग एक्स कह रहे हैं, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक, इसे हम बोलेंगे एक्स डैश, ध्यान से समझिएगा, वाई डैश। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मान लेते हैं कि एक कोई वेक्टर है, ये ऑरिजिन होगा 0,0 ऑरिजिन। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम सपोज पी वेक्टर रख लीजिए। ठीक है, ये पी वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस से सपोज अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब ये पॉइंट को हम ओ कह रहे हैं, और ये वाला पॉइंट को हम मान लीजिए एन कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर p का मॉड, यानी p वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ओ एन, कह सकते हैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब p जो उसका n पॉइंट है p वेक्टर का, वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि परपेंडिकुलर जो है वो x एक्सिस पर m पॉइंट पर आकर टच कर रहा है। x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, कहां से, n पॉइंट से, तो वो
एम पॉइंट पे आकर उसको टच कर रहा है, ठीक है, कट कर रहा है, एक तरह से समझ लीजिए। तो अब हमारा ओ पॉइंट, एम पॉइंट, एन पॉइंट, तो हमारे पास तीन पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं देयर इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? तो ट्राइंगल कौन सा है? ओ एन एम, ठीक है। तो इसमें यदि हमको निकालना होगा कि साइन अल्फा, तो साइन अल्फा लिखना होगा तो क्या आएगा? एन एम बाई ओ एन, यानी एम एन, सॉरी, एन एम डिवाइड बाई पी। तो यहां से एन एम क्या हुआ? पी साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पी साइन अल्फा। तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ, ये होगा पी साइन अल्फा, ठीक है। अब उसी तरह सिमिलरली कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? तो वो हो जाएगा ओ एम बाई ओ एन, और ओ एम कितना है? ओ एम तो हमको निकालना है, और ये पी है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं, देखिए यहां पर लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये पी कॉस अल्फा होगा, ठीक है। तो अब हम ये जो लेंथ है, कौन सा लेंथ, ध्यान समझिएगा, ये लेंथ है एन एम, ये एक लेंथ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? पी साइन अल्फा। ये एक लेंथ है जिसका लेंथ कितना है? पी साइन अल्फा। अब यदि ये लेंथ है, हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है, हम यदि एरोहेड उधर ड्रॉ कर दें तो एक वेक्टर की तरह वो ट्रीट करने लगेगा। तो हम इसको ऐसे ट्रीट करा सकते हैं क्या? ऐसे एरो हम ऊपर बना दिए, ड्रॉ कर दिए, तो ये एक वेक्टर की तरह ट्रीट होंगे, और इस वेक्टर का नाम यदि हम पी वाई रख दें, ठीक है, पी वाई, और इस वाले के साइड में हम लिख दें इसको पी एक्स, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर हम एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं ऐसे, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? पी एक्स, और पी एक्स बराबर कितना है? पी कॉस अल्फा। और चूंकि हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, लेंथ से हमने एक वेक्टर बनाया, उसको लेंथ वेक्टर बोल सकते हैं हम लोग। लेंथ से हमने क्या बना दिया? एक वेक्टर। तो लेंथ हमारा मैग्नीट्यूड पी कॉस अल्फा है, और पॉजिटिव एक्स में हमारे पास यूनिट वेक्टर डिफाइन किया हुआ है, कौन सा? यानी एक्स एक्सिस में हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या यूनिट वेक्टर रखते हैं? आई कैप। तो अब यहां पर हम यदि आई कैप ऐसे दे देते हैं, तो इक्वल के इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ गया, तो इसके इधर भी हमको क्या देना पड़ेगा? समझ पाए बात को? और यदि आप शॉर्ट में यहां ऐसे लिखेंगे तो पी एक्स बराबर हो जाएगा पी कॉस अल्फा। यहां पर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, पी एक्स लिखे तो पी कॉस अल्फा हो गया, एरो लगा दिए तो इक्वल के उधर भी हमको एरो देना पड़ा, तो इधर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर। समझ पाए इस बात को? सेम यही चीज हम यहां पर भी कर सकते हैं। तो पी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा पी साइन अल्फा, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और यदि हम वेक्टर वाइज लिखेंगे तो पी वाई, यदि एरो लगाएंगे तो हमको पता है कि पी साइन अल्फा, और वाई एक्सिस में जो हमारा यूनिट वेक्टर है उसको क्या बोलेंगे? जे कैप। तो यहां जे कैप लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक वेक्टर जो पी एक्स है, जिसका डायरेक्शन ओ से एम है, और एक हमारे पास वेक्टर है पी वाई जिसका डायरेक्शन एम से एन है। तो ये वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये पी वेक्टर हुआ। तो हम इसको एक्सप्रेशन के अनुसार लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? देन वी कैन राइट, क्या हम लिख सकते हैं कि वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर पी एक्स प्लस पी वाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ट्राइंगल लॉ जैसे कह रहा था कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड के टेल से मैच करेगा, और जो रिजल्टेंट होगा उसका हेड सेकंड के हेड से, और उसका टेल फर्स्ट के टेल से। तो उसी तरह का एक फॉर्मेशन हो गया। साथ ही साथ हम एक चीज और कर सकते हैं, ट्राइंगल लॉ यदि आपको नहीं भी ध्यान में है, या ट्राइंगल लॉ से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पी वाई जो वेक्टर है उसको पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए। तो पैरेलल शिफ्ट करने से, यहां से वेक्टर को यहां शिफ्ट करने से क्या हुआ कि ये जो पी वाई वेक्टर है उसका टेल और ये जो पी एक्स वेक्टर है उसका टेल दोनों मैच कर गया। तो एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स हो गया।
और कैसा पैरेललोग्राम है? ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कि एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वो एक तरह से रेक्टेंगल को शो करेगा। तो एक रेक्टेंगल को शो करेगा तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया पी वाई, ठीक है। अब सिचुएशन क्या हुआ, पी एक्स वैक्टर और पी वाई वैक्टर दोनों का टेल पॉइंट मैच कर गया, एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। और रेक्टेंगल बन गया और देखिए रिजल्टेंट जो है वो उनके कॉमन टेल पॉइंट से पास कर रहा है, जो अल्फा एंगल बना भी रहा है। तो यहां थीटा कितना हो जाएगा इस केस में? थीटा हो जाएगा 90। अल्फा किसके बीच का एंगल होगा? फर्स्ट पी एक्स वैक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर पी के बीच का एंगल हो जाएगा। तो हम जो पैरेललोग्राम लॉ थे उसको भी हम देख पा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ से भी हम देख पा रहे हैं, और पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज होता नहीं है। तो हम ये लिख पाए ना। तो अब यदि हम यहां पर p वेक्टर लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, px की जगह पर लिख सकते हैं p cos अल्फा आई कैप प्लस p साइन अल्फा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहां पर सिचुएशन क्या है कि जो p वेक्टर है वो दो वेक्टर से मिलकर बना, p cos अल्फा, सॉरी थीटा यहां अल्फा, और यहां p साइन अल्फा। हम पहले ही बोले थे कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसको ब्रेक करके हम दो कंपोनेंट वेक्टर बना सकते हैं। तो यहां पर p, ये जो है वेक्टर है, ये वेक्टर, इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे? कंपोनेंट, कंपोनेंट वेक्टर। और ये भी वेक्टर क्या कहलाएगा? कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर ये भी कहलाएगा, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब समझना यह है कि अब रिजल्टेंट वेक्टर को तो हमने एक्सप्रेस कर दिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर p जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो ये p वेक्टर बना है इस वेक्टर से और इस वेक्टर से, ठीक है। अब इस p वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, तो हमको क्या देखना होगा? जैसे यहां मान लीजिए कि r वेक्टर होता, r वेक्टर बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b होता, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर इस जगह पर हमारा a क्या है? p cos अल्फा, और b क्या है? और उनके बीच का एंगल कितना है? 90। p cos अल्फा और p sin अल्फा के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उनके बीच का एंगल 90 वहां पुट करेंगे और रिजल्ट निकाल के देखेंगे। फिलहाल आप क्या कीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए, यहां तक करिए, फिर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालते हैं। समझ पा रहे हैं? डाउट हो तो पूछेगा। हो गया? देखिए यहां पर इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये जो वेक्टर है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स भी एक वेक्टर है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ एंगल पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कुछ एक्सिस पे लग रहा है, एंगल पे लग रहा है। तो उस फोर्स का दो कंपोनेंट ब्रेक करे तो एक एक्स एक्सिस में लगता हुआ नजर आएगा और एक वाई एक्सिस में लगता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये जब ये फोर्स हम एक्स और वाई में ले लेंगे तो ये फोर्स हट जाएगा, इस फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस फोर्स का इफेक्ट किधर हो गया? एक्स और वाई में हो गया। याद कीजिए कभी बच्चा में आप जो कार हो आपका, जो एक बड़ा सा आपका खिलौना होगा कार, ठीक है, प्लास्टिक का कार, उसमें आप रस्सी बांध करके ऐसे खींचे होंगे कभी, बच्चा में आप ऐसे करके रस्सी बांध के खींचिएगा, खींचे होंगे। तो खींचने पर क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपने रस्सी से फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में तो कार नहीं आता, कार आता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो कार जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करता है? क्योंकि ये px काम करता है उस पर। px क्या करता है? उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देता है। यदि आपका कार जिधर आपने फोर्स लगाया रस्सी से उधर मोशन करता तो वो जमीन को छोड़ चुका होता, लेकिन जमीन को छोड़ता नहीं है, वो जमीन के साथ चलता है। तो जमीन के साथ चलता है यानी कि ये वाला फोर्स डोमिनेट करता है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले जाता है
और एक फोर्स वाई एक्सिस में लग रहा होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि उसको जमीन से उठा दे। लेकिन जब उसको आप लेके बहुत नजदीक आ जाइएगा, नजदीक आइएगा तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये उधर शिफ्ट होता चला जाएगा। उधर जब शिफ्ट होगा तो ये घटता चला जाएगा, वाई वाला बढ़ता चला जाएगा, और फिर उठाइएगा तो आपके हाथ में वो रस्सी के साथ आ जाएगा। कभी हुआ है ऐसा? तो ये उस चीज को एक्सपीरियंस करता है कि जब ये एंगल बड़ा होगा तो ये एंगल बड़ा होते 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 ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो एक्स कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट भी बोलते हैं। यहां पर ऐड कर दीजिएगा एक्स और ये वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर और ये वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर। क्यों हम इसको एक्स और वाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस में लिया गया यूनिट वेक्टर आई कैप है और वाई एक्सिस में लिया गया यूनिट वेक्टर जी कैप। ठीक है, अब ये जो वेक्टर पी है, यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने उसको एक्सप्रेस किया है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमको और इसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो देखिए, फॉर मैग्नीट्यूड बहुत इजी है। कैसे? तो P इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको बोलेंगे हम पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस 2px इंटू पी वाई इंटू कॉस थीटा, और थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जब भी ध्यान में रखिएगा, एक चीज को ध्यान में रखना है कि यदि एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है और एक वाई एक्सिस में, तो ऐसे भी बाय डिफॉल्ट एंगल 90 डिग्री होगा। उस केस में हमेशा कॉस 90 होगा, और यहां पर कॉस 90 हम यदि पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां पर पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। यही उस रिजल्टेंट वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड होगा, जिसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस में। ठीक है, हमेशा उसके लिए होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यदि पी एक्स का वैल्यू हम पुट कर दें तो पी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी कॉस अल्फा आई का होल स्क्वायर प्लस पी साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पी ही आ जाएगा, आएगा? बोलिए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, पी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, और रूट अंडर पी स्क्वायर का वैल्यू पी होगा, तो फिर घूम करके पी ही आ जाएगा। ठीक है, ये अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं। जब कॉस अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग होगा। समझ गए? तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया। अब हम बात करते हैं ध्यान से कि हमको अल्फा की बात करनी है। ठीक है, तो tan अल्फा यदि हम यूज करें फॉर डायरेक्शन, यहां पर एक चीज हम लिख देते हैं कि यहां शॉर्ट में कि इफ टू वेक्टर्स आर added and the angle between two vectors is 90 degree, then resultant always in this fashion। ठीक है, ठीक है, इन दिस फैशन मतलब इस तरह का रिजल्टेंट आएगा। कब? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो हमेशा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई के टर्म में आएगा। ठीक है, अब यहां डायरेक्शन की हम बात करें तो डायरेक्शन में देखिए, डायरेक्शन में हम बात करेंगे तो tan अल्फा यूज कर सकते हैं। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में? देखिए ध्यान से, तो बोलिए, पी वाई बाई पी एक्स होगा क्या? होगा, और पी वाई जो भी रहेगा वहां लिखाएगा और पी एक्स जो भी होगा वो लिखाएगा। ऐसे तो हम यहां लिख सकते हैं कि पी साइन अल्फा अपॉन पी कॉस अल्फा लिखाएगा। तो यहां तो tan अल्फा आ जाएगा इधर से कट करके, तो फिर से वही बात हो गई। तो ध्यान में आपको यही रखना है कि ये टर्म को आपको ध्यान से देख कर चलना है, ये आपका रिजल्ट बताएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो रिजल्ट अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पी वाई अपॉन पी एक्स, क्योंकि इस ट्रायंगल में आप देखिए ये आपको पी वाई होगा
और ये px होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मैग्नीट्यूड निकल गया, वेक्टर का एक्सप्रेशन ये हो गया, ये वेक्टर का एक्सप्रेशन हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका डायरेक्शन हो गया। समझ गए? चलिए ध्यान में ये रखना है कि किसके साथ एंगल बना रहा है वो, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं। चलिए देखिए यहां पर हमको ध्यान में रखना है, जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन। जैसे ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए कि एक वेक्टर इधर है, इस वेक्टर का नाम हम आर दे देते हैं। ध्यान समझिएगा क्या कहना है, इस वेक्टर का आर नाम देते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर जो है वो इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। पहले वाले केस में क्या किसके साथ बना रहा था वो? एक्स एक्सिस के साथ। तो अल्फा किसी के साथ भी बन सकता है, ठीक है। तो आप ये अल्फा होगा तो इसको आप 90 माइनस अल्फा मान सकते हैं, 90 माइनस अल्फा कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब आइए समझना ये है, उतना हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमको समझना ये है कि जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कंपोनेंट जो आएगा वो कॉस में आएगा, ठीक है। जैसे आप यहां से एक ट्राइंगल मान लीजिए लेंगे, ऐसे एक ट्राइंगल बनाएंगे तो सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हम वहां किए। तो एक ट्राइंगल बना, उसके लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हमेशा साइन में आएगा, बेस हमेशा किस में आएगा? कॉस में आएगा। तो इस बार वाई कंपोनेंट जो है उसका वो बेस में आ गया, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर का नाम आर दिए तो हम इसको आर वाई देंगे। तो आर वाई बराबर क्या आ जाएगा? आर कॉस अल्फा आएगा। वाई इसलिए क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है वो, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना आया इसका? आर कॉस अल्फा आया, ठीक। अच्छा, अब ये वाला वेक्टर जो इसको हम लोग ऐसे लेंगे, याद है ट्राइंगल वो अभी जस्ट किए हम लोग। तो ये जो वेक्टर लेंगे तो ये हम आर वाई लिखे, आर एक्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो। तो यहां क्या होगा? ये हो जाएगा आर साइन अल्फा। अब थोड़ा सा हमको ये देखना है कि ये जो वेक्टर है आर, ये जो आर वाई है, सॉरी आर एक्स है, तो आर एक्स को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये आर एक्स जो है वो पॉजिटिव एक्स में कि नेगेटिव एक्स में? नेगेटिव एक्स में है। तो इस डायरेक्शन में यदि हम एक्स लेंगे तो आई कैप होगा, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे एक्स डैश तो ये हमारा माइनस आई कैप होगा। इस डायरेक्शन में वाई लेंगे ये जे कैप होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में वाई डैश लेंगे जो कि माइनस जे कैप होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम चले तो हमको लिखना क्या है? लिखना है आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू, लिखना है सबसे पहले एक्स कंपोनेंट को लिखें तो आर एक्स माइनस आई कैप। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, प्लस आर वाई जे कैप। ये समझ पाए आप? अब आर एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो आर एक्स का वैल्यू कितना है? आर साइन अल्फा। तो आर साइन अल्फा माइनस आई कैप और प्लस आर कॉस अल्फा जे कैप। इस बात को समझ पाए? तो अब आप जब भी कंपोनेंट देखेंगे, यदि माइनस आई कैप लगा हुआ है और यहां प्लस जे कैप लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो फोर्स या जो भी वेक्टर है, जो वेक्टर आर है, वो किस प्लेन में लाई कर रहा है? वो माइनस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। समझ पाए? किस क्वाड्रेंट में है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो गया, वाई आपका पॉजिटिव रहा, तो आपको पता चल गया कि वो वेक्टर जो भी वेक्टर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और एंगल चूंकि वो बना रहा है वाई के साथ, इसलिए उसके साथ कॉस हुआ, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा उसके साथ साइन होगा। तो हम यहां शॉर्ट में जस्ट लिख देते हैं कि द वेक्टर मेक्स एंगल with the axis with particular axis। मतलब यदि हम मान के चल रहे हैं कि वेक्टर जो बना रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सिस का एंगल बना रहा है एक्सिस, then we can take component along that axis always in cost टर्म। मतलब समझ पाए इस बात को? यानी कि जिस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसके साथ हमेशा हम कॉस का टर्म लेंगे। कॉस का टर्म लेंगे मतलब कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, जो भी एंगल बनाएगा वो एंगल हम उसके साथ लेंगे।
ठीक है, तो कॉस अल्फा टर्म लिख देते हैं यहां पर, आपको समझने में आसानी होगी। ये समझ पाए? नोट पॉइंट। ठीक है, अब इसमें हम अब हम यदि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? मान लीजिए सिचुएशन कुछ इस तरह का है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो कॉस उसके साथ होगा। तो हम सीधे सीधे वेक्टर ए बराबर यदि ऐसा लिखना चाहें, कौन सा? ए एक्स, ठीक है, ए एक्स, तो माइनस आई कैप होगा नेगेटिव एक्स में उसका कंपोनेंट देगा, यहां से इसको ऐसे मैच कराएंगे, तो ये बन गया क्या? ये हो गया ए एक्स, और ये बन गया क्या? ए वाई बनेगा। अब ये वेक्टर रिजॉल्व होगा, इसको ऐसे हम लोग रिजॉल्व दिखाते हैं। रिजॉल्व मतलब अब ये वाला इफेक्ट खत्म हो गया, इसका इफेक्ट एक y में ए वाई और x में ए एक्स हो गया। अब देखना है दोनों पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव ए एक्स दोनों नेगेटिव हो गया, प्लस ए वाई माइनस जे कैप होगा। यानी कि दोनों ही, जब किसी वेक्टर का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ पाए? और फोर्थ में हम लोग देख लेंगे, इसमें फोर्थ में देख लीजिए, जिसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम नाम मान लीजिए वेक्टर बी देते हैं, और ये एंगल बना लेता है मान लीजिए इसके साथ अल्फा, तो एक्स के साथ एंगल बना रहा है तो उसके साथ कॉस लेंगे, तो उसके साथ कॉस लेंगे। पहले हमने क्या किया, उसको एक रेक्टेंगल बना लिया, तो अब ये वाला जो टर्म है ना, यही आगे जाकर यहां रिलेट करेगा। और आप देखिए बी वेक्टर जो है एक्स के साथ एंगल बना रहा है, इसलिए बी एक्स बराबर क्या होगा? बी कॉस अल्फा। ठीक है, और अब ये वाला वेक्टर को यहां पैरेलल शिफ्ट करेंगे, तो ये वाला जो वेक्टर है आप ये समझिए कि हाँ, तो ये बी वाई होगा, दैट मेक्स बी साइन अल्फा। ठीक, अब हमको सिंपली यहां पर बी वेक्टर लिखना हो, तो बी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप और प्लस बी वाई माइनस जे कैप। तो यहां वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स कितना हुआ? बी कॉस अल्फा आई कैप और प्लस बी वाई कितना? बी साइन अल्फा माइनस जे कैप। तो ये आपका बी वेक्टर हुआ, यहां ए वेक्टर हुआ, और यहां पर जनरल टर्म, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स कितना आया है? ए एक्स इसके साथ में अल्फा आया है, तो यहां पर आ जाएगा कितना? ए साइन अल्फा माइनस आई कैप और प्लस वाई वाला जो होगा ए कॉस अल्फा माइनस जे कैप। ये ए वाला, बी वाला और ये सिंपल आर वेक्टर। तो चार हम लोग अलग अलग क्वाड्रेंट में देख लिए। ठीक है, अभी हम जो भी कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं ना, वो 2 डायमेंशन में ब्रेक कर रहे हैं। यदि वेक्टर मान लीजिए 3 डायमेंशन होगा, तो 3 अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे, तो यहाँ एक्स और वाई आ गया, एक लास्ट में जेड आ जाएगा। अब जेड पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उससे कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। समझ पाए? मिला जुला कर इतना से आपका काम फिलहाल चल जाएगा। तो सीक्वेंस में इसको उतार लिए, क्वेश्चंस करते हैं। कहीं डाउट है तो पूछिए। इसको एग्जाम्पल आप फर्स्ट ले लीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट ले लीजिए, एग्जाम्पल 2 ले लीजिए, एग्जाम्पल 2, इसको एग्जाम्पल 3 ले लीजिए। जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, स्टेटमेंट में है, डायग्राम बना के करना आपको है। क्वेश्चन लिखिए, आकार आकार मूव्स विथ वेलोसिटी, a car moves with velocity 5 meter per second 30 degree 5 meter per second 30 degree और नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, फाइंड फाइंड पहला नंबर इट्स कंपोनेंट, फाइंड इट्स कंपोनेंट along east and north, along east and north. Second,
सेकेंड नंबर पे लिखिए, फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of motion of car. Find the unit vector in the direction of motion of car. ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका हम लोग डायग्राम देखेंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो डायग्राम देखेंगे। तो डायग्राम में क्या कह रहा है कि एक कार जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ में है, ईस्ट से कितना जा रहा है 30 डिग्री, ये हो गया थीटा या फिर कह लीजिए अल्फा कह लीजिए बराबर 30 डिग्री, और ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी वेक्टर है ये, और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट पहले तो बोल रहा है, तो ये हो गया ईस्ट बोले या एक्स एक्सिस बोल सकते हैं इसको हम लोग, और ये हो गया नॉर्थ या वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब कंपोनेंट लेंगे तो हम लोग सबसे पहले यहां से ऐसे ड्रॉ करके देखेंगे परपेंडिकुलर। तो ये जो लेंथ होगा ये लेंथ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स, और वी एक्स बराबर क्या आएगा वी कॉस अल्फा। तो वी कितना दिया हुआ है 5, और कॉस अल्फा कितना कॉस 30, तो 5 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना √3/2, यह आ जाएगा 2.5, तो आ गया 2.5 √3। ठीक है, मीटर पर सेकेंड Vx हो गया। अब हमको Vy निकालना है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ऐसे देखेंगे हम लोग, तो ये आ गया क्या y कंपोनेंट, इसको हम लोग Vy लिख सकते हैं। तो Vy बराबर क्या होगा V साइन अल्फा, और V कितना 5 साइन 30, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब यदि हमको वेक्टर V लिखना है तो वेक्टर V बराबर V एक्स आई कैप प्लस V वाई जे कैप। ठीक है, तो वेक्टर B बराबर, अब यहां Vx कितना आया 2.5 √3 आई कैप और प्लस 2.5 जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, कंपोनेंट ले लिया, एक ये कंपोनेंट आया और ये कंपोनेंट Vy बराबर ये कंपोनेंट आया। तो हमने पहला काम कर लिया। पहला क्वेश्चन क्या करता है, रिजॉल्व करने के लिए अलोंग एक्स एक्सिस पता कीजिए कंपोनेंट क्या है, और वाई एक्सिस अलोंग पता कीजिए। तो एक्स एक्सिस को अलोंग क्या हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग इतना हुआ, और वाई एक्सिस के अलोंग 2.5 हुआ। ठीक है, अब हमको पता करना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वी वेक्टर का जो वी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कैसे, जैसे वी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी वेक्टर और इनटू वी कैप, ऐसे ले सकते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, यानी कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वी कैप कैसे निकलेगा, तो वी कैप देखिए ध्यान से, वी कैप बराबर वेक्टर वी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वी, ऐसा कर सकते हैं। तो अब हमको पता है वी वेक्टर हमको पता है, मॉड ऑफ वी निकालना बाकी है, समझे। तो वी वेक्टर पता है, इससे मॉड निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना। तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि वी वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बताए थे। तो वी एक्स कितना है और वी वाई, तो यहां पर वी वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंडर आ गया कितना 2.5 √3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है वी वाई 2.5 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां इसको आगे सॉल्व करें तो रूट अंडर, तो 2.5 का होल स्क्वायर कॉमन लिए तो ये आ गया √3 + 1, तो फाइनली 2.5 रूट अंडर √3 + 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। इसका भी तो स्क्वायर होगा, क्या गड़बड़ हुआ देख लिए, होगा ऐसे। तो क्या आ जाएगा 2.5 इंटू √3 + 1, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो सही है या नहीं। ठीक, तो ये होगा मीटर पर सेकेंड। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वी कैप। तो वी कैप
वेक्टर v डिवाइड बाई, तो वेक्टर v कितना 2.5√3 आई कैप प्लस 2.5 जे कैप, डिवीजन में 2.5 इंटू √3 प्लस 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए यहां ध्यान से, तो यहां से इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 2.5√3 डिवीजन में 2.5 और √3 प्लस 1 हो गया, आई कैप होगा ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा आई कैप, और प्लस 2.5 डिवीजन में 2.5 √3 प्लस 1, तो ये जे कैप हो गया, तो ये कैंसिल हुआ यहां से, तो यहां आएगा √3 डिवीजन में √3 प्लस 1, ये आ जाएगा आई कैप, और प्लस यहां हो जाएगा 1 डिवीजन में √3 प्लस 1 जे कैप, ये हो गया वी कैप, ये हमको पता करना था। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान से समझिए कि ये रिजल्टेड, ये आया हमारा यूनिट वेक्टर, ध्यान समझिएगा अभी, ये हमारा यूनिट वेक्टर आया जिसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर को हम कैसे एक्सप्रेस किए हैं √3 प्लस 1 आई कैप हुआ, और प्लस ये वाला 1/√3 प्लस 1 हो गया जे कैप, उसका सेकंड का कॉम्पोनेंट हो गया। तो अब ये यूनिट वेक्टर जो है वो आई और जे के टर्म में डिफाइंड हो गया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर भी किधर डिफाइंड है आई और जे में, तो उसी के डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर लिया है। बस अंतर ये है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो, 1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1। यदि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा। तो हम देखते हैं मैग्नीट्यूड 1 आता है कि नहीं, चेक करते हैं हम लोग, तो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो √3 बाई √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर करेंगे ना ऐसे, ये वेक्टर है तो उसका एक x कंपोनेंट और ये उसका y कंपोनेंट, तो √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे ना मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए, और देखते हैं कि 1 आता है कि नहीं। तो यहां 1/√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, तो बराबर रूट अंडर, अब ये कितना हो गया 3 डिवीजन में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां 1/√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बेस सेम है, ऐड करेंगे तो रूट अंडर कितना हो गया 3 प्लस 1 डिवीजन में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कैसे कैंसिल हुआ बोलिए, कुछ गड़बड़ हुआ क्या बोलो। हाँ हाँ, a प्लस बी का, इसको नहीं रहने दिए अभी, बोलो क्या। हाँ, तो ये 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो करके देखते हैं, तो बराबर √4 प्लस √3, a प्लस बी की स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 √3 इंटू 1, तो बराबर √ यहाँ 4 डिवीजन में 4 प्लस कितना 2√3 आया, तभी भी इसका वैल्यू 1 थोड़ी ना होगा, 1 होगा, तो कहीं मिस्टेक हुआ है, देखिए कहां मिस्टेक हुआ है, गड़बड़ देखिए यहां हुआ है। अब पूछे भी थे तो आप लोगों ने बोला कि हाँ सही है, कहां से सही है ये, हाँ देखिए कहां से, देखिए 2.5 का स्क्वायर और यहाँ 2.5 से कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ √3 का स्क्वायर है ना, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, समझ पाए बात को, नहीं समझे। अरे इसको ब्रेक करोगे, देखिए यहां ड्रॉ कर रहे हैं हम, यहां पर रूट अंडर 2.5 का स्क्वायर लिखना है और √3 का होल स्क्वायर ये तो लिखना है, इसका मीनिंग होगा ना ये, और प्लस यहां पर 2.5 का स्क्वायर, ठीक, कॉमन लिए तो कॉमन लिए तो 2.5 का स्क्वायर कॉमन हुआ, बचा क्या 3 प्लस 1 बचा, हाँ तो ये 4 हो गया ना, 4 हो गया, तो यहां पर तो फाइनल वैल्यू ये नहीं आएगा ना, मिस्टेक समझ में आया, ये सारा इधर गलत हो गया,
आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। जब पूछे हाँ तो ध्यान से देख कर बताइए। देखिए आप, तो मॉड ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर, तो ये आ गया 2.5 का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा 3 × 3 और प्लस 2.5 का स्क्वायर। तो फाइनली रूट अंडर 2.5 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 + 1 हो गया ना। तो फाइनल वैल्यू वी कैप, वी मॉड कितना आया, रूट अंडर 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 4 होगा। तो यहां आ गया 2.5 × 2, दैट इज इक्वल टू 5, और ऑब्वियसली वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 ही तो है ना। कितना है मैग्नीट्यूड, 5 ही तो है, तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो वी कैप यानी कि वी कैप क्या आएगा, वी वेक्टर का कैप, वी कैप, तो वी कैप इज इक्वल टू वी वेक्टर, तो वी वेक्टर कितना है 2.5 √3 आई कैप प्लस 2.5 जे कैप, ठीक। डिवीजन में 5 होगा, तो यहां 2.5 √3 डिवाइड बाई 5, ठीक, और आई कैप और प्लस 2.5/5 जे कैप, तो फाइनल वैल्यू कितना होगा ये, बोलिए। आ ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो √3/2 हो गया आई कैप, और प्लस ये भी 2 टाइम्स में, तो 1/2 जे कैप होगा, ठीक है। तो ये वी कैप वेक्टर आया, जो पहले नहीं आया था, गलत था, ये सही हुआ। अब जो ये वी कैप वेक्टर आया है, तो वी कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तभी तो सही होगा। तो अब हम चेक कर रहे हैं, तो चेक करेंगे, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, एलसीएम लेंगे तो ये 4 होगा, और ये कितना होगा, तो ये 3 होगा, और प्लस ये 1 होगा, बराबर रूट अंडर 4/4, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, और यूनिट में क्या है, मीटर पर सेकेंड। समझ पाए इस बात का। तो हमको अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझना है इसमें, कि हमको वी कैप बराबर क्या लिखना है, वी कैप बराबर वी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो वी वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे तो हमको वी कैप मिलेगा। वी कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और आया भी है, समझ गए।